जो क्लास 10th का चैप्टर 4, ठीक, इसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक, उसके ऑल फार्मूला क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी दीर्घात समीकरण का ऑल फार्मूला लिखवा दूंगा। उसके बाद ऑब्जेक्टिव बहुत आसान हो जाएगा और उसका सब्जेक्टिव भी बनने लगेगा। ठीक है ना, बहुत इजी तरीका से उसका जितने फार्मूला है याद ही करा दूंगा। सबसे पहली बात है, आप इस जितने भी बोर्ड पे हम क्वेश्चन लिखेंगे उसको आप नोट करते चलिएगा। नोट नहीं करेंगे ना तो कुछ नहीं होगा। 2 दिन के लिए याद रहेगा, उसके बाद भूल जाइएगा। ठीक है ना, तो वैसे नहीं करते। देखिए, आप टीचर के पास पढ़ाई करते हैं तो 2 घंटा में पढ़ाई जो करते हैं वो घर पे 22 घंटा बचता है, उसमें अच्छे से पढ़ाई नहीं हो पाती है। 22 घंटा में तुलना नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि टीचर के पास थे ना, तो एक गार्जियन के रूप में थे, तो आप डर मान के वहां पे पढ़ाई करते हैं, नोट करते हैं। लेकिन घर पे जाते जाते कोई नहीं देखते, आपके पापा जी भी नहीं रह के वहाँ पढ़ाते हैं कि हाँ, या मम्मी भी नहीं बैठती है कि हाँ पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे। सीधे पूछेंगे हाँ पढ़ रहे हो, हाँ चले जाएंगे। तो जब तक पेरेंट्स से सामने नहीं रहेंगे तब तक पढ़ाई नहीं हो पाती है। इसलिए जितने भी हम क्वेश्चन लिखवाएंगे फार्मूला के साथ तो उसको नोट करते रहेगा। इसमें जितने भी डेरिवेशन है इसका ये फार्मूला ही लिखवाएंगे, इसमें आप नोट करते चलिएगा। चलिए आज पढ़ते हैं हम लोग। देखिए, क्लास 10th का ही है, क्लास 10th का चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी दीर्घात समीकरण बोलते हैं। ठीक है, चलिए नोट करते चलेंगे आप लोग। देखिए, चैप्टर क्लास 10th है, क्लास 10th का जो मैथ है चैप्टर 4 जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या नाम है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इंग्लिश भी जानते चलिएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हिंदी में क्या बोलेंगे? दीर्घात समीकरण। क्या बोलेंगे? दीर्घात समीकरण। देखिए, तो दीर्घात समीकरण का रूप भी होता है, रूप। देखिए, ax² प्लस bx प्लस c 3 भागों में बांटा रहता है, इक्वल टू 0 माना जाता है। ठीक है ना, याद रहे, जब देखिए a यहाँ पे दिख रहा है ना, a कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। a का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। a का वैल्यू अगर 0 हो गया तब ये समझिएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक है, क्या नहीं है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। 0 नहीं होना चाहिए, 0, a का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। चलिए, अगर a का, देखिए a का वैल्यू यहाँ पे दिया हो, 0 नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ हो सकता है। जैसे में 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, लेकिन 0 नहीं। 0 होगा तो गलती हो जाएगा। तो देखिए, ऐसा इक्वेशन लिखा रहेगा। तो a का वैल्यू यहाँ पे देखिए, a का वैल्यू कितना है? a का वैल्यू बोलिए, तो क्वेश्चन लिख दिया गया था, a का वैल्यू बोलिए कितना है? 3। और b का भी पूछा जाएगा, b इक्वल टू कितना है? तो 5 है। और c का पूछा जाएगा, देखिए c का, तो c का कितना बताइएगा? 10। बोलिए, कोई दिक्कत? इतना कर सकते हैं ना? कर सकते हैं। तो अगला बताइए तो क्या होना चाहिए? इसमें बताइए तो क्या होगा? a इक्वल टू कितना होगा? बोलो तो जल्दी, कितना? 4। नहीं, सही बोल रहे हैं आप, 9 सही, बिल्कुल राइट। इसके बाद देखिए, यहाँ पे बोलिए b का, बोलिए b का कितना है? 4। और c का पूछेंगे तो 0 बताइएगा, 0। गलती कर लीजिएगा, ऐसा नहीं करना है। कितना लिखना है? 3। नहीं तो ये चिल्लाने लगेगा, कहेगा c हम इधर है, आप उधर का क्यों उठा रहे हैं, झगड़े हो जाएगा। ठीक है, चलिए इतना नोट कीजिए। तो पहले इतना समझ आई ना? चलिए अगला नोट कीजिएगा। इतना समझ आई ना? चलिए बहुत अच्छा, आगे बढ़ाते हैं। नोट करते चलिएगा, कॉपी पेन ले लीजिए और नोट करते चलिए, नहीं तो ऐसा देखते रह जाइएगा टुकुर टुकुर। समझ गए ना? बहुत अच्छे से पढ़ना होगा। इधर उधर कीजिएगा तो आपकी बस की बात नहीं है पढ़ाई। जिम्मेदारी उठाइए और नोट करते चलें। देखिए, इसके बाद मूल यानी रूट्स, मूल निकालना के लिए रूट से मतलब इसका इंग्लिश हो गया रूट। दीर्घात समीकरण कौन सा होता है? ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के 2 मूल है। 0 का कितने मूल हैं? 2 होते हैं। कौन कौन सा? देखो तो यहाँ अल्फा और बीटा। कौन कौन सा? अल्फा और बीटा। इसका मूल कहा जाए तो अल्फा और बीटा होता है। क्या होता है? अल्फा और बीटा। नोट कीजिए, तो इसे नोट कीजिए। चलिए नोट कर लिए। चलिए अगला लिखते हैं। देखिए, यदि दीर्घात समीकरण के दो मूल कौन कौन सा?
अल्फा और बीटा दिए गए हो तब द्विघात समीकरण, मतलब इसका सूत्र क्या होगा याद रखिएगा। इसमें क्या कर है, दो मूल दिया हो, कौन कौन सा, अल्फा और बीटा दिए गए हो तब द्विघात समीकरण का देखिएगा कौन सा फॉर्मूला होगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा, यहाँ पे गुना का चिन्ह होता है, ठीक है ना, इक्वल टू 0। यही फॉर्मूला यूज कीजिएगा, यही लगेगा। कब लगेगा, अल्फा और बीटा दिए गए हो तब ये यूज करेंगे यही फॉर्मूला। बोलिए कोई दिक्कत है? चलिए इसे उतारिए, तो नोट कीजिए, इतना नोट कीजिए, जल्दी लिखना ही पड़ेगा, सिर्फ ये देखने से काम नहीं चलेगा, वैसा पढ़ाई नहीं होता है। लिखिए पहले, लिख लिए, याद कर लीजिए। अगर अल्फा और बीटा दिया गया हो तो इसका फॉर्मूला क्या होना चाहिए, याद करो, अभी याद कर लो, अभी जल्दी कीजिए। क्या बोलिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। याद हो जाना चाहिए, नहीं तो बहुत समझ जाइएगा। याद हो जाना चाहिए, याद कर लो। देखिए अब क्या फॉर्मूला होगा, विवेचक या विवेकतर, ये दोनों एक ही नाम है, ठीक है, विवेचक या विवेकतर, याद कर लो। जिसे हम लोग इसको इंग्लिश में बोलेंगे डिस्क्रिमिनेंट बोलेंगे, इसी का शॉर्ट में डी से सूचित करते हैं, डी से, कौन सी से, डी से सूचित करेंगे, ठीक है ना, याद रखिएगा। ये पूरे नाम को देखिए, विवेचक या विवेकतर कहा गया, डिस्क्रिमिनेंट कहा गया, उसे डी से सूचित करेंगे, याद कर लीजिएगा, याद कर लीजिए, अभी आंख बंद करके बोलिए, डी से विवेकतर, विवेचक, डिस्क्रिमिनेंट, बोलिए, याद हो गया। चलिए आगे बढ़ो, ठीक है। देखिए ये जो फर्स्ट में समीकरण, देखिए द्विघात समीकरण किसको बोलेंगे, द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे हैं ना, तो यही रहेगा ना, तभी जाकर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो पाएगा, तभी तो क्वेश्चन बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा, ठीक है। बोलिए कोई दिक्कत, तो द्विघात समीकरण इसे बोलेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। बोलिए कोई दिक्कत यहां तक। सेकेंड में देखिएगा, विवेचक या विवेकतर, जो अभी हेडिंग में लिखवाए थे इसी के बारे में बता रहे हैं। सेकेंड में देखिए, विवेचक या विवेकतर, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं इंग्लिश में, जो डी से सूचित करते हैं, तो डी इक्वल टू फॉर्मूला क्या होगा, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, याद हो गया, डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ac याद हो गया, ac वो वाला ac नहीं, यहां देखिए फॉर्मूला है किसका, विवेचक या विवेकतर, डिस्क्रिमिनेंट, ये तीनों एक ही है, मत समझिएगा तीन को फॉर्मूला एक के जगह ऐसा ऐसा लिखवाया जा रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड में देखिएगा, दीर्घात सूत्र, अगर कहा जाए दीर्घात सूत्र तो उसका फॉर्मूला क्या होना चाहिए, यानी दीर्घात सूत्र जो बोलते हैं हम लोग, तो उसे एक्स से सूचित करते हैं, किस चीज से, एक्स से करते हैं, कौन चीज से, एक्स से, इक्वल टू, फॉर्मूला बताना होगा आपको, तो माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बाई 2a बोलना ही पड़ेगा, याद करो। तो अभी आंख बंद करके बोलो, जल्दी आंख बंद करके बोलो, दीर्घात सूत्र, दीर्घात सूत्र बोला जाएगा तो क्या बोलिएगा, बोलिए जल्दी, बोलिए माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बाई 2a, बोलिए कोई दिक्कत, याद हो गया, आगे बढ़े, चलिए कह रहा है याद हो गया, ठीक है, बोलिए। और यहाँ जहां देखिए सुन लीजिएगा पहले, जहां ये d है ना, रूट अंडर d, यहाँ d का मान जब निकलेगा ना, तो यही d का मान इसमें रखा जाता है, इसी के लिए जहां करके यहाँ पे फॉर्मूला लिख दिया गया है। फॉर्मूला का नाम क्या है, देखिए फॉर्मूला का नाम है डी से यही विवेचक या विवेकतर, बोलिए कोई दिक्कत, ठीक है, उतार लीजिए, नोट कीजिए, तो नोट कीजिए पहले, जल्दी नोट कर लिए, जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए, दिख रहा है ना, चलिए बहुत अच्छा, नोट कीजिए। देखिए दिया गया है दीर्घात समीकरण की प्रकृति,
जिसको इंग्लिश में बोलेंगे नेचर। क्या बोलेंगे? नेचर। साथ ही साथ बोलिएगा तभी समझ आएगा, ठीक है ना। देखिए लिखा गया है द्विघात समीकरण की प्रकृति यानी नेचर। आप बताइए नेचर किसी चीज का होता है कि नहीं? इंसानों का नेचर होता है, कैसे कैसे होना चाहिए। और देखिए सबसे पहला बात है नेचर। देखिए ये जो क्वेश्चन है, यदि डी क्या था बोल दीजिए पहले? विवेचक या विवेकतर था। डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं इंग्लिश में, जो शॉर्ट में डी से सूचित कर रहे हैं, ठीक है ना। वहीं डी शॉर्ट में लिखा जा रहा है, तब याद रखिएगा विवेचक है, विवेकतर है। याद रहेगा? रहेगा ना? ठीक है। तो डी देखिएगा जीरो से देखिए, जीरो से डी का मान अगर बड़ा हो जाए, जीरो से बड़ा 2 3 4 मतलब 1, ये बड़ा होते चला जाएगा 5, ऐसा बड़ा हो गया किससे? जीरो से बड़ा। देखिए जीरो से बड़ा हो गया, अगर जीरो से बड़ा हो गया तो याद रखिएगा देखिए मूल वास्तविक और समान होगा। वास्तविक और असमान बोलेंगे, याद रहेगा? याद कर लीजिए, जब जीरो से बड़ा आंसर आ जाए, डी का वैल्यू निकालिएगा ना, डी का वैल्यू विवेचक निकालिएगा, क्वेश्चन बनेगा, न्यूमेरिकल बनेगा ना, तो समझ आ जाएगा आपको। तो डी का मान अगर बड़ा हो जाए, मतलब 1 2 3 4, तो बोलिए ये क्या हो जाएगा? मूल वास्तविक और असमान होगा, ठीक है। चलिए नोट कीजिएगा। इसके बाद इसको देखिए सेकेंड में, यदि डी इज इक्वल टू 0 तो मूल वास्तविक और बराबर होगा। क्यों? क्योंकि डी कभी भी डी कह रहा है कि 0 के बराबर होगा, 0 बराबर है, ये दोनों बराबर है, देखिए बराबर है, इसलिए इसे कह सकते हैं मूल वास्तविक और बराबर होगा, ये कह सकते हैं। ऑब्जेक्टिव में पूछी जाएगी, ठीक है ना, याद कर लीजिएगा। डी अगर 0, देखिए ना, डी का वैल्यू 0 के बराबर यानी 0, इस 0 के बराबर हो गया तो इसे क्या कह सकते हैं? मूल वास्तविक और बराबर होगा, कह सकते हैं ना। बहुत अच्छा, बहुत समझदार हैं आप लोग। इसमें देखिए थर्ड में, यदि डी का वैल्यू यानी 0 से छोटा हो जाए, 0 से क्या हो जाए? छोटा हो जाए। देखिए ना, डी का वैल्यू 0 से छोटा हो जाए, डी, और देखिए इसका 0 से छोटा क्या होता है? -1 -2 -3, ये इस तरह हो जाए, -4 -5 -8, ये ऐसा करते करते कोई भी -10, ये इस तरह आ जाए आंसर, डी का वैल्यू, विवेचक का वैल्यू आ जाए, तो याद रहे इसको कह सकते हैं, इसे कह सकते हैं वास्तविक नहीं है। सिंपल सी बात है, वास्तविक नहीं है। कोई दिक्कत नहीं ना? आगे बढ़े, उतारिएगा। हाँ समझ गए हैं, उतारना पड़ेगा, उतारिए उतारिए उतारिए, नोट कीजिए तो जल्दी। नोट कर लिए? कह रहे हैं कि अभी सर लिख रहे हैं, लिखो जल्दी, नोट कीजिए तो फास्ट कीजिए, जल्दी जल्दी कीजिए। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जितने फॉर्मूला थे ये पूरे लिखवा चुके हैं, अब दूसरा कोई फॉर्मूला नहीं लागू होगा इसमें, इतना ही पे पूरे ऑल क्वेश्चन इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बन, ये फॉर्मूला समाप्त हुआ। इसके लिए आप न्यूमेरिकल बनाइएगा, आप लोग इसे देखकर इतना तो समझ आ गया, ये फॉर्मूला याद है तो पूरे क्वेश्चन बन जाएगा। इसमें ऑब्जेक्टिव भी नेक्स्ट वीडियो में ऑब्जेक्टिव है, ये सॉल्यूशन का देखते चलिएगा आप लोग। ओके, थैंक यू वेरी मच। एक और बात रही, एक एक करके एनसीईआरटी का क्वेश्चन सॉल्यूशन कर देंगे, वो भी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।